तेरे इश्क की गिरफ्त में पार्ट 1। एकांश बस वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला ही था। उसके बालों से अभी पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं और उसने बस एक सफ़ेद तौलिया अपनी लो बॉन पर लपेट रखा था। उसके कंधे चौड़े और मस्कुलर थे। स्किन पर नहाने के बाद की हल्की सी नमी अब भी चमक रही थी। उसकी बॉडी पर हल्की लेकिन साफ कटे हुए एब्स की लाइनें दिख रही थीं, जैसे हर मसल अभी अभी ट्रेनिंग के बाद एक्टिव हो। कंधे से पीठ तक की वी शेप और कॉलर बोन की शार्प कटिंग उसे वैसे भी अट्रैक्टिव बना रही थी। वो आईने की तरफ बढ़ा ही था कि होटल के कमरे का दरवाज़ा अचानक इतनी तेज़ी से खुला कि उसकी धड़कनें रुक गई थीं। एक लड़की, बिखरे हुए बाल, गालों पर धूल और आंखों में पागलों जैसी घबराहट थी, सीधा अंदर घुस आई। उस लड़की के पैर थोड़ा लड़खड़ाए और बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते उसने दीवार पकड़ ली थी और उसने झट से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। एकांश का अपने कमरे में एक लड़की को देखकर गुस्से की वजह से दिमाग घूम गया था। उसे अपने आसपास कोई लड़की पसंद नहीं थी। उसने गुस्से में तमतमाए चेहरे के साथ कहा, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने हाफते हुए इसकी तरफ देखा और फौरन 2 कदम आगे बढ़कर उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया था। चुप रहो, अभी अभी एक चुड़ैल से बचकर आ रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन एकांश का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। एकांश के चेहरे पर जरा सी भी नरमी नहीं आई थी। उसकी आंखें अब और सख्त हो गई थीं। उसने जबड़े भींचते हुए झटके से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और ठंडी मगर तेज आवाज़ में कहा, गार्ड्स, सिक्योरिटी को बुलाओ अभी। फिर उसने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए फ़ोन उठाया और गुस्से में दहाड़ा, ये किस लेवल का सिक्योरिटी मैनेजमेंट है यहाँ? किसी स्ट्रेंजर को ऐसे लॉबी क्रॉस करने दिया? क्या यही स्टैंडर्ड है इस होटल का? मैं अभी चेयरमैन से बात करता हूँ। उसकी आवाज़ में वो रौब था जो किसी आम आदमी को चुप करा दे। यही तेवर थे अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे एकांश ओबरॉय के, जिसने यहाँ कदम रखते ही सबको लाइन में खड़ा कर दिया था। लेकिन तभी जिया उसकी तरफ 2 कदम और आगे बढ़ी, आंखों में वही घबराहट, पर अब उनमें चिंगारी थी। हाँ हाँ, बुलाओ ना गार्ड्स को, मैनेजमेंट को, और जिनको जानते हो उन सबको भी फ़ोन करके बुला लो। सबको बता दो कि तुमने मुझ बेचारी अबला नारी के साथ क्या किया है। जिया ने तुनकते हुए कहा और फिर उसके कंधे के पास झुककर तंज कसा, देखो मिस्टर, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी हेल्प करो उस लड़की से बचने में। अगर तुमने हेल्प नहीं की तो मैं सबसे कहूँगी कि तुम मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर रहे हो और यहाँ आकर छुप गए हो। एकांश की आंखें गुस्से से चमक उठी थीं। उसने फ़ोन होल्ड पर डाल दिया था और घूरते हुए बोला, ये तुम्हारा फिजूल ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। 2 मिनट में सिक्योरिटी तुम्हें बाहर कर देगी और तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि किस कमरे में घुस आई हो। आर यू इनसेन? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। रियली? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस तरह की धमकी से मैं डर जाऊंगा? जिया की नज़र अचानक उसकी उभरी हुई मसल्स और उसकी कटी हुई जॉलाइन पर फिसली। उसने पल भर को अपनी नज़रें संभाली और फिर मुंह बनाया, भगवान ने बॉडी तो गजब की दी है तुम्हें, काश थोड़ा दिमाग भी दे दिया होता। कम से कम मेरी परेशानी सुनकर मुझ बेचारी अबला नारी की हेल्प ही कर देते। एकांश ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में ला रहा हो। उसकी उंगलियां फ़ोन पर कस गई थीं। तुम्हें मेरी हेल्प नहीं, मेरे पेशेंस की टेस्टिंग करनी है लड़की। गेट आउट ऑफ माई रूम, वरना मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जिया ने उसकी धमकी सुनी तो एक पल को उसके चेहरे की सख्ती देखकर वह घबरा गई थी, लेकिन फिर अपनी मासूम सी शरारती स्माइल वापस लाते हुए उसने दोनों हाथ हवा में उठा दिए थे, जैसे सरेंडर कर रही हो। ठीक है बाबा, निकल रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पर याद रखना, तुम जब करेले जैसे हो, बिल्कुल कड़वे। वो मुड़ी ही थी कि उसके कदम अचानक लड़खड़ा गए थे। पैर स्लिप हुआ और उसका हाथ सामने खड़े एकांश की टॉवल पर ही पड़ने वाला था। जिया ने घबराकर जल्दी से खुद को बैलेंस कर लिया था और खुद में ही बड़बड़ाई, बचा लिया भगवान जी, वरना आज किसी की इज्जत लाइव टेलीकास्ट हो जाती और मैं अपने पति को क्या जवाब देती। इतना सुनते ही एकांश का चेहरा तमतमा उठा था। गुस्से से उसकी जॉलाइन और ज़्यादा स्ट्रांग दिखने लगी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गरजते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस। एकांश का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें गुस्से से उबल रही थीं। तुम, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? उसने दबी आवाज़ में कहा। जिया ने दीवार का सहारा लेते हुए फुसफुसाया, नहीं, पागल नहीं हूँ, बस अभी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें भी करनी चाहिए। अगर चुड़ैल यहाँ तक पहुँच गई तो? एकांश थोड़ा चौंका और सोचते हुए बोला, 1 मिनट, तुमने कहा था कि तुम अपने पति को क्या जवाब दोगी? मतलब तुम मैरिड हो? जिया ने माथे पर हाथ मारा, आंखें बंद की और फुसफुसाई, उफ भगवान जी, क्या आज ही सारे नमूनों से मिलवाना था मुझे? फिर उसने अचानक सिर घुमाकर एकांश की तरफ देखा। तुम नहीं समझोगे मिस्टर, अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो करनी है ना।
तो मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए लॉयल तो रहना पड़ेगा ना, उसने हल्का सा शर्माते हुए कहा। एकांश ने फिर से गहरी, लगभग चुभती हुई नजरों से उसे घूरा और जिया ने होंठ दबाकर खुद को थोड़ा और पीछे खींच लिया था। एकांश ने अपनी तीखी नजरों से जिया को घूरा। तुम ना बस 2 मिनट रुको, उसने लगभग दांत पीसते हुए कहा। एकांश ने बेड पर रखे हुए कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया था। कुछ देर बाद जब एकांश बाथरूम से बाहर आया, उसने सफ़ेद कलर की क्रिप्स शर्ट पहनी हुई थी जिसकी बाहें कोहनी तक फोल्ड हुई थीं। ब्लैक ट्राउजर में उसकी पर्सनैलिटी और निखर कर सामने आ रही थी। भीगी बालों की कुछ लटें अभी माथे पर गिर रही थीं और कॉलर के पास अब भी हल्की नमी का एहसास था। जिया, जो अब तक नॉर्मल सांस लेने की कोशिश कर रही थी, उसकी तरफ देखते ही पल भर के लिए ठिठक गई थी। अब क्या हुआ? मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? एकांश ने उसकी आंखों में सीधा देखा। आवाज़ थोड़ी कम सख्त थी लेकिन अभी भारी थी। जिया ने झटके से नजरें घुमाई और खुद से ही बड़बड़ाई, उफ, एक तो इतने गुस्से वाला इंसान, ऊपर से इतने हैंडसम बनने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे ही जान पर बनी है। एकांश ने भौं चढ़ाई। तुम फिर से कुछ बड़बड़ा रही हो? जिया ने होंठ दबाए और मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं तो, मैं तो बस सांस ले रही थी। एकांश ने बहुत हल्की सी स्माइल की लेकिन पल भर में फिर चेहरा सख्त कर लिया था। एकांश ने गुस्से से गरजते हुए कहा, चलो बाहर निकलो मेरे कमरे से, बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। जिया ने गर्दन झुकाई और धीरे से फुसफुसाई, भगवान जी, ये नमूना भी ना, इतना खतरनाक और फिर भी इतना क्यूट क्यों लग रहा है मुझे? एकांश ने एकदम करीब आकर संदेह से उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? जिया ने झट से सिर उठाया। कुछ नहीं, मैंने तो बस चुड़ैल से बचने की दुआ की थी। एकांश को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिया की नॉनसेंस बातों पर कैसे रिएक्ट करे, उसकी बातों से इरिटेट हो या फिर गुस्सा करे। एकांश जिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकालने ही वाला था कि टक टक टक, तभी सैंडल्स की धीमी लेकिन सिरहन भरती आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। जिया का चेहरा पल भर को सख्त हो गया था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने बिना सोचे समझे झटके से एकांश का हाथ पकड़ा। वह फुसफुसाई और खींचते हुए पास के भारी पर्दे के पीछे उसे खींच लिया था। एकांश का बैलेंस बिगड़ा और वह लगभग जिया से टकराते टकराते ही बचा था। वह दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसों की आवाज़ें अब तक आपस में उलझने लगी थीं। बाहर की खटखट की आवाज़ और पास से आ रही थी। जिया ने कांपते हुए एकांश की तरफ देखा और होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, प्लीज़ चुप रहना, तुम उस लड़की को नहीं जानते और आज मैं अगर उसके हाथ लग गई ना तो मरी समझो, ये मेरे करियर का एंड कर देगी। जिया ने एकांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था और उसकी उंगलियां अनजाने में ही एकांश के कॉलर पर कस गई थीं। एकांश ने ठंडी सांस भरी। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन जिया डर की वजह से इतनी ज़ोर से पकड़ी हुई थी कि उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जिया की उंगलियां उसके कॉलर पर और गहरी धंस गई थीं, जैसे अपनी उलझी हुई सांसों के साथ उसे और भी करीब खींच रही हो। एकांश ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उसकी पकड़ की गर्मी और उस पल की बेचैनी दोनों उसे अंदर तक झकझोर रही थीं। उसके माथे से बिखरे बाल एकांश के गालों को छू रहे थे और उसकी सांसें उसकी त्वचा पर गर्माहट छोड़ रही थीं। एकांश ने फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन इस बार उसका हाथ खुद ब खुद ही जिया की कमर पर ठहर गए थे। उसके हल्के स्पर्श से जिया का बदन हल्का सा कांप गया था और उसकी उंगलियां कॉलर से फिसलकर एकांश की गर्दन के पीछे जा टिकी थीं। दोनों के बीच की हवा भारी हो गई थी, जैसे कमरे की हर दीवार उनकी धड़कनों की गूंज से थरथरा रही हो। एकांश का चेहरा अब भी जिया के इतने करीब था कि बस एक हल्की सी हरकत और उसका फासला खत्म हो सकता था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। युवान ने उसकी उंगली की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे की मासूम टेंशन पर, और उसकी सांसें और भी ज़्यादा गहरी हो गई थीं। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब एक अजीब सी उलझन थी। इसी बीच जिया का दुपट्टा एकांश के शर्ट की बटन में उलझ गया था। उफ, भगवान जी, अब ये क्या टाइमिंग है? जिया ने मुंह बंद रखते हुए वह मुश्किल फुसफुसाया और दुपट्टा खींचने लगी। एकांश ने उसकी कलाई पकड़ ली थी और फुसफुसाकर बोला, मैं करता हूँ, लेकिन एकांश दुपट्टा निकाल ही नहीं पा रहा था। जिया ने झुंझलाकर फिर से दुपट्टा खींचा, लेकिन इस बार ज़रा ज़्यादा ताकत से। दुपट्टे को तेज़ी से खींचने की वजह से 2-3 बटन ज़ोर से खुल गए थे और एकांश की गर्म सांसों के साथ उसकी आधी खुली हुई शर्ट के नीचे की मस्कुलर बॉडी हल्की सी रोशनी में चमकने लगी थी। एकांश की सांसें गहरी हो गई थीं। उसकी पकड़ अभी जिया की कलाई पर थी। वो नीचे अपने बिखरे बटन और फिर जिया की बड़ी बड़ी घबराई आंखों को देख रहा था। जिया ने जल्दी से नजरें हटाईं। चेहरा थोड़ा और लाल हो गया था। सॉरी, मैं तो बस दुपट्टा निकाल रही थी। ये तो तुम इतनी लूज बटन वाली शर्ट क्यों पहनते हो? उसने धीरे से बुड़बुड़ाया, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। एकांश ने उसकी कलाई थोड़ी ढीली की
वो थोड़ा और झुका ताकि बाहर की खटखट की आवाज़ से उसे बचा सके, और इस चक्कर में दोनों के बीच की दूरी बस सांसों भर रह गई थी। तुम्हें तुम्हें संभलना नहीं आता क्या? उसने दबी आवाज़ में कहा ताकि बाहर सुनाई न दे। जिया ने खुद को शांत करते हुए फुसफुसाया, मुझे तो बचपन से ही फंसने की आदत है, कभी अपनी किस्मत में तो कभी दुपट्टे से। एकांश ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की जिससे खुद पर काबू पा रहा हो, और फिर झटके से जिया का दुपट्टा खींचकर अपने बटन से छुड़ाया और तीखी नज़र डालते हुए बोला, बस अब कोई हरकत मत करना, वरना इस बार मैं चुड़ैल से पहले तुम्हें बाहर फेंकूंगा। एकांश की जॉलाइन फिर से कस गई थी, लेकिन बारिश शायद गुस्से से कम और किसी और वजह से ज़्यादा थी। रोशनी की गर्म सांसें उसकी नेकलाइन पर पड़ रही थी। एकांश की धड़कनें अनचाने ही तेज़ होने लगी थीं। उसने गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी की नज़दीकी में उसकी पकड़ अपने आप ही और कस गई थी। जिया ने उसकी आंखों में झांका, जहां इस बार गुस्से से ज़्यादा कुछ और झलक रहा था। एक अजीब सी उथल पुथल, बाहर सैंडल्स की खटखट रुक गई थी। क्या आपने किसी लड़की को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? बाहर से किसी लड़की की तेज़ आवाज़ गूंजी थी। मुझे इस लड़की को हर हाल में ढूंढना है, मैं उसका करियर ख़त्म कर दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई जानवी मित्तल से इस तरह बात करने की? जानवी बहुत ज़्यादा गुस्से में जिया को ढूंढ रही थी। गार्ड्स ने ध्यान से उसे देखा और फिर फौरन सीधा इनकार कर दिया था। नहीं मैडम, यहाँ से कोई नहीं गया। लेकिन उस लड़की ने झल्लाकर पैसों का रौब दिखाया। मुझे उस लड़की को चेक करना है अभी। हो सकता है वो इसी रूम में छुपी हो। दरवाज़ा खोलिए, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। गार्ड सख्त हो गए थे। मैडम, आप जो भी हों, ये वीवीआईपी सेक्शन है, यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। आपको पीछे हटना होगा, वरना हमें सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। भीतर एकांश की नसें फिर से तन गई थी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी जिया की कलाई पर टिकी हुई थीं। जिया की नज़र उसकी पकड़ पर गई, फिर उसकी हल्की तेज होती सांसों पर। बाहर से लड़की की चिड़ी हुई आवाज़ आई, ठीक है, देख लूँगी तुम सबको, बस एक बार मेरी एकांश ओबरॉय से शादी हो जाने दो, फिर हिसाब बराबर करूँगी तुम सब लोगों से। उसके कदमों की आवाज़ अब दूर जाती सुनाई दे रही थी। कमरे के भीतर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। एकांश ने उसकी कलाई धीरे से छोड़ी, लेकिन उसकी उंगलियों के दबाव अभी जिया की त्वचा पर महसूस हो रहा था। जिया गहरी सांस लेते हुए पर्दे से बाहर आ गई थी। एकांश ने गुस्से से फुसफुसाते हुए पूछा, किससे बचकर भाग रही थी? जिया ने आंखें नचाते हुए कहा, और कौन? वही गुस्सैल सिरफिरे एकांश ओबरॉय की मंगेतर। एकांश सुनकर ठिठक गया था। एकांश ने आंखें घुमाकर उसे घूरा। उसकी सांसें तेज थीं और आवाज़ में खिंची हुई सख्ती भी थी। तुम जानबूझकर कर रही हो ये सब, है ना? तुम जानती हो ना मुझे? एकांश ने जिया की कलाई पकड़कर अपने करीब खींच लिया था। क्या कहा तुमने? सिरफिरा, मंगेतर? और नहीं तो क्या? अगर सिरफिरा ना होता तो क्या उस जैसी लड़की से शादी करता? उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, और वह एकांश की पकड़ से छूटकर दूर खड़ी हो गई थी। एकांश ने उसे घूरा, फिर एक कदम उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तो क्या तुमसे करता शादी? रोशनी ने मुंह फुलाते हुए कहा, ए मिस्टर, मेरे लिए ऐसी बुरी बातें मत कहो। भगवान जी न करें मेरी शादी किसी खड़ूस और अड़ियल इंसान से हो, और एकांश ओबरॉय जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। जिया की बात सुनकर एकांश ने गहरी सांस भरी और एक कदम आगे बढ़ाया और भड़कते हुए पूछा, और ये लड़की जो भी थी तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी? जिया, जो अब स्कूटी की चाबी अपने बड़े पर्स में खटर पटर करते हुए ढूंढ रही थी, उसने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, देखो मिस्टर, तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम मुझे बहुत फ्री लगते हो जिसके पास कोई काम नहीं है। मैं जॉब करती हूँ और मुझे बहुत काम है। मुझे अभी और भी जगह काम के लिए जाना है, समझे? लेकिन तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता देती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और चाबी ना मिलने पर चिढ़ और गुस्सा दोनों थे। उसने अपनी उंगली से अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मिस्टर, मेरे इस क्यूट से चेहरे को ध्यान से देखो। क्या मैं तुम्हें कुत्तों का मेकअप करने वाली लगती हूँ? एकांश के चेहरे की नसें तन गई थी। उसने जो लाइन टाइट हो चुकी थी, लेकिन कुछ बोला नहीं था। जिया ने आखिरकार चाबी ढूंढ ही ली थी और सीरियस अंदाज में हवा में लहराते हुए बोली, देखो, मैंने बस उस लड़की से इतना ही कहा था कि मैं कुत्तों का नहीं इंसानों का मेकअप करती हूँ। बस उसके कुत्ते को कुत्ता कह दिया, तब से चुड़ैल की तरह मेरे पीछे पड़ी है। और तुम ही बताओ, कुत्तों का मेकअप कौन करता है? उसकी सेंसलेस बातें सुनकर एकांश की आंखों की नसें और भी ज़्यादा तन चुकी थीं। उसकी जॉलाइन पहले से ज़्यादा टाइट हो चुकी थी और उसके जबड़े भिज गए थे। इनफ, वह एक ठंडे मगर गुस्से भरे टोन में बोला, निकलो अभी। जिया ने भौहें उचकाईं। फाइन मिस्टर टाइट फेस,
मैं जा रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ कौन ही रुकना पसंद करेगा। वो तो थैंक यू, तुमने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी, लेकिन तुम इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो मिस्टर करेले। वैसे भी मुझे इंसानों के बीच काम करना पसंद है, पत्थरों के नहीं। एकांश ने गहरी सांस ली और खुद को काबू में करते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें अभी जिया को घूर रही थीं, मानो कह रही हूँ तुम्हें तो मैं देख लूँगा। जिया ने स्कूटी की चाबी अपनी मुट्ठी में भींची और पलटते हुए बोली, जा रही हूँ मिस्टर, और दुआ करो कि फिर कभी हम दोनों का आमना सामना ना हो। उसने जाते जाते अपनी उंगली से फिर से उसके चेहरे की तरफ इशारा किया और फिर मुड़कर बाहर निकल गई थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तभी सामने से एकांश का दोस्त आदित्य कम बॉडीगार्ड फ्रेंड वहाँ आ गया था। उसकी नज़र गुस्से में बड़बड़ाई जिया पर पड़ी, जो कि अभी एकांश के रूम से निकलकर कॉरिडोर में तेज कदमों से जा रही थी। आदित्य ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर मुस्कान दबाई और फिर कमरे में घुसे हुए एकांश की तरफ घूरा। आदित्य एकांश का बेस्ट फ्रेंड और उसके ड्राइवर का बेटा था, जो कि बचपन से ही उसके साथ पला बड़ा था। आदित्य एकांश का इकलौता दोस्त था, लेकिन उनकी यह दोस्ती एकांश के दादाजी को कुछ खास पसंद नहीं थी। आदित्य ने गुस्से में खड़े एकांश को देखा। भाई क्या सीन है? तभी आदित्य की नज़र सबसे पहले एकांश की शर्ट पर पड़ी, जिसके ऊपर के 2 बटन अब भी नदारद थे। उसने एक पल को अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी होठों के किनारे से मुस्कान फिसली गई थी। क्या बात है ब्रो? आदित्य ने शरारत भरी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। लगता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी वो, शर्ट के बटन तक तोड़ डाले। एकांश ने गहरी सांस ली और अपनी जॉलाइन को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा, शट अप आदि। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन आदित्य अब तक अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। आदित्य ने उसकी तरफ झुकते हुए फिर टीज किया, वैसे ब्रो इतना गुस्सा तो तुझे दुश्मनों पर भी नहीं आता जितना इस क्यूट सी लड़की पर आ गया है। कहीं दिल पर तो नहीं लग गई बात? वैसे भी वो लड़की कैसी लगी तुझे? लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, तू उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। जितने गुस्से में वो कमरे से बाहर निकली है ना, भगवान ही मालिक है कि वो अगर यहाँ थोड़ी देर रुकती तो तेरा क्या हाल होता। एकांश की आंखें फिर से सख्त हो गई थीं। उसने अपनी शर्ट के बटन को देखा और झुंझलाहट में कॉलर झटका। तू ना ज़्यादा मत उड़, वो लड़की सिर्फ दिमाग ख़राब करने आई थी यहाँ। आदित्य ने आंखें घुमाई और ड्रामेटिक अंदाज में कहा, हाँ हाँ दिमाग ख़राब करने ही आई थी, और तू अपनी नसें तान कर खड़ा है जैसे अभी जंग छेड़ देगा। फिर उसने मजाक में अपनी कमर पर हाथ रखा और सिर झटका। देख वीरो, मस्त केमिस्ट्री थी तुम दोनों की। एकांश ने उसकी तरफ नजरें तरेर कर देखा। आदि तुझे ना मार खानी है क्या? आदित्य पूरी तरह हंस पड़ा था। नहीं भाई, मैं तो बस कह रहा था कि अगर ये पहली मुलाकात में ही इतना तोड़फोड़ हुआ है तो अगली बार तो कपड़े सिलकर आना पड़ेगा। एकांश ने अपनी मुट्ठी भींची और गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, नेक्स्ट टाइम ये लड़की अगर मेरे सामने आई ना तो मैं। आदित्य ने फटाक से उसकी बात बीच में ही काटी। तो फिर अपने 2 बटन और गवा देगा और क्या? उसने आंख मारते हुए कहा, वैसे ब्रो तुम दोनों के बीच ऐसा भी क्या हुआ था जो तेरी ये हालत हो गई है? तुझे तो अपने आसपास लड़कियां बर्दाश्त ही नहीं है, फिर ये सब क्या? बता ना यार, क्या किया है तूने? चल शटा बादी, मेरा मूड पहले से ही बहुत ख़राब है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एकांश के दादाजी छड़ी देखते हुए अंदर आए। उनकी नज़र सीधे एकांश की खुली शर्ट और उखड़ी सांसों पर पड़ी, फिर आदि की हंसी गूंजती आवाज़ पर। दादाजी भौहें छुड़ाकर बोले, ये क्या बेहुदा हरकत देख रहा हूँ मैं? देख रहा हूँ तुम दोनों का आपस में कुछ ज़्यादा ही केमिस्ट्री जम रही है। उन्होंने आंखों से घूरते हुए कहा, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को ही पसंद तो नहीं करते? शायद इसी वजह से ही एकांश शादी के लिए मना करता है। आदि का चेहरा एक पल को ऐसे खिंच गया था जैसे किसी ने उसके कान खींच दी हों। दादाजी मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हाथ जोड़कर पीछे हट गया था जैसे खुद को बचा रहा हो। फिर शरारती अंदाज में कहा, एकांश का मुझे पता नहीं दादाजी, लेकिन मैं एकांश को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एकांश ने उसे घूरते हुए आदि की तरफ उंगली उठाई। आदि, लेकिन तभी दादाजी ने गुस्से भरे अंदाज में दोनों को टोककर शांत करा दिया था। उन्होंने एकांश से सख्त लहजे में कहा, तुम कंपनी के CEO बनने वाले हो एकांश, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। और तुम आदि, अपनी हद में रहना सीखो। मालिक और नौकर के बीच एक हद होना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ गए होगे। क्या ये गरीबी और अमीरी की दीवार समाज में कभी टूट पाएगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको पसंद हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।
और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और ये नई कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को जिया और एकांश की जोड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।